नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रबंधकीय गुणों को आधार बना करके 33 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सेट आपके सामने लेकर के आया हूं, जो 2017 में हुई परीक्षा के ऊपर आधारित है। यदि आप इन प्रश्नों का अभ्यास करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आगे के लिए लाभ मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न है, समाज शास्त्र है। समाज शास्त्र क्या है? फटाफट से आंसर। समाज शास्त्र क्या है? ऑप्शन 1 समाज की कला, ऑप्शन 2 समाज का विज्ञान, ऑप्शन 3 समाज का वाणिज्य और ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। समाज शास्त्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। समाज का विज्ञान क्या है? समाज शास्त्र है। दूसरा प्रश्न, समुदाय विकास तब संभव है जब पद्धति खाली स्थान हो। जब पद्धति किस प्रकार की हो? समुदाय विकास तब संभव है जब पद्धति हो। किस प्रकार की पद्धति हो? ऑप्शन 1 सहभागितापूर्ण, ऑप्शन 2 अधोमुखी यानी कि टॉप डाउन, ऑप्शन 3 यानी कि निरंकुश और ऑप्शन 4 अधिकारी तंत्रीय। समुदाय विकास तब संभव है जब पद्धति सहभागितापूर्ण हो। पद्धति कैसी हो? सहभागितापूर्ण हो। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। समुदाय विकास कब संभव है? कि जब पद्धति सहभागितापूर्ण हो। तीसरा प्रश्न देखते हैं, समुदाय संलग्नता का दूसरा नाम है। समुदाय संलग्नता का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन 1 सामुदायिक भागीदारी, ऑप्शन 2 समुदाय विकास, ऑप्शन 3 समुदाय कार्य और ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। समुदाय संलग्नता का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। सामुदायिक भागीदारी समुदाय संलग्नता का दूसरा नाम है। समुदाय संलग्नता का दूसरा नाम है सामुदायिक भागीदारी। चौथा प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न। नेता या नेतृत्वकर्ता खाली स्थान की आवश्यकताओं और रुचियों के लिए कार्य करते हैं। ये प्रश्न सुबह अपन ने जो नेतृत्वकर्ता से संबंधित प्रश्नोत्तरी देखी थी, उसमें अपन ने इसको इंक्लूड किया था। वे 35 प्रश्न थे, आप चाहें तो उनका अभ्यास कर सकते हैं। नेता या नेतृत्वकर्ता किसकी आवश्यकताओं और रुचियों के लिए कार्य करते हैं? ऑप्शन 1 अन्य नेताओं और नेतृत्वकर्ताओं की, ऑप्शन 2 समूह की, ऑप्शन 3 सरकार की और ऑप्शन 4 विस्तार कर्मियों की। तो नेता या नेतृत्वकर्ता जो होते हैं वो समूह की आवश्यकताओं और रुचियों के लिए कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेता या नेतृत्वकर्ता समूह की आवश्यकताओं और रुचियों के लिए कार्य करते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्थानीय नेताओं या फिर स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं की विशेषताएं क्या हैं? स्थानीय नेताओं और नेतृत्वकर्ताओं की विशेषताएं क्या हैं? ऑप्शन 1 शारीरिक फिटनेस, ऑप्शन 2 मानसिक योग्यता, ऑप्शन 3 सामाजिक रवैया और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। स्थानीय नेताओं या नेतृत्वकर्ताओं की विशेषताएं क्या हैं? तो शारीरिक फिटनेस भी एक विशेषता है, मानसिक योग्यता भी एक विशेषता है, सामाजिक रवैया भी एक विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी स्थानीय नेताओं या नेतृत्वकर्ताओं की विशेषताएं हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था। छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आज की कक्षा का, किस पंचवर्षीय योजना को गाड गिल योजना भी कहते हैं? वैसे पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक प्रश्न की सीरीज को चैनल पर डाला है, आप चाहें उसे भी देख सकते हैं। किस पंचवर्षीय योजना को गाड गिल योजना भी कहते हैं? ऑप्शन 1 पहली पंचवर्षीय योजना को, ऑप्शन 2 तीसरी पंचवर्षीय योजना को, ऑप्शन 3 पांचवी पंचवर्षीय योजना को
और ऑप्शन 4 7वीं पंचवर्षीय योजना को। किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम सही हो जाएगा कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। सचित्र या पिक्टोरियल खाली स्थान का रूप है। सचित्र या पिक्टोरियल किसका रूप है? ऑप्शन 1 साक्षात्कार का, ऑप्शन 2 प्रश्नावली का, ऑप्शन 3 अनुसूची या समय सारिणी का और ऑप्शन 4 अवलोकन का। सचित्र या पिक्टोरियल किसका रूप है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, प्रश्नावली का। सचित्र या पिक्टोरियल प्रश्नावली का ही एक रूप होता है। 8वां प्रश्न देखते हैं। कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण है। कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण क्या है? ऑप्शन 1 मूल्यांकन, ऑप्शन 2 रिपोर्ट लेखन, ऑप्शन 3 समस्याओं की पहचान और ऑप्शन 4 कार्य योजना तैयार करना। कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण क्या होता है? तो भैया कार्यक्रम नियोजन का सबसे पहला चरण होता है समस्याओं की पहचान करना। बहुत अच्छा प्रश्न। कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण होता है समस्याओं की पहचान करना। 9वां प्रश्न देखते हैं जल्दी से। नेतृत्व प्रशिक्षण के प्रकार हैं। अपनी नेतृत्वकर्ता संबंधी प्रश्नोत्तरी में इस प्रश्न को इंक्लूड किया है। नेतृत्व प्रशिक्षण के प्रकार हैं। नेतृत्व प्रशिक्षण के प्रकार क्या हैं? ऑप्शन 1 सेवा में यानी कि इन सर्विस प्रशिक्षण, सेवा पूर्व यानी कि प्री सर्विस प्रशिक्षण, ऑप्शन 3 उपरोक्त दोनों और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो नेतृत्व प्रशिक्षण के प्रकार ये 2 हैं, सेवा में प्रशिक्षण या सेवा पूर्व प्रशिक्षण, जिसे कहते हैं इन सर्विस प्रशिक्षण और प्री सर्विस प्रशिक्षण। तो ये दोनों ही नेतृत्व प्रशिक्षण के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न। 9वां प्रश्न महत्वपूर्ण था। 10वां प्रश्न है विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण एवं विकास के लिए कार्यरत समूह को क्या कहा जाता है? विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण एवं विकास के लिए जो समूह कार्यरत होता है उस समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 बालक मंडल, ऑप्शन 2 ग्राम मंडल, ऑप्शन 3 महिला मंडल और ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत सरल प्रश्न है। तो जो विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए कार्यरत समूह होता है उसे महिला मंडल कहा जाता है। क्यों? महिलाओं के विकास के लिए महिला मंडल काम करता है। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न। कल्याण एवं विकास का दूसरा नाम है। बहुत अच्छा प्रश्न। कल्याण एवं विकास का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन 1 ऊर्जीकरण, ऑप्शन 2 सशक्तिकरण, ऑप्शन 3 समृद्धिकरण और ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। कल्याण एवं विकास का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, सशक्तिकरण। कल्याण एवं विकास का दूसरा नाम जो है वो है सशक्तिकरण। 12वां प्रश्न। संचार की बाधा है। संचार की बाधा क्या है? ऑप्शन 1 दर्शक, ऑप्शन 2 संचारक, ऑप्शन 3 शोर और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो संचार की बाधाएं क्या हैं? तो दर्शक भी संचार की एक बाधा है, संचारक भी संचार की एक बाधा है और शोर शराबा भी संचार की एक बाधा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं। संचार की बाधाएं दर्शक, संचारक और शोर सभी होते हैं। अगला प्रश्न फिर से पंचवर्षीय योजना से संबंधित कि चौथी पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा आरंभ की गई पहली योजना थी? चौथी पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा आरंभ की गई पहली योजना थी? ऑप्शन 1 महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन 3 इंदिरा गांधी द्वारा और ऑप्शन 4 सोनिया गांधी के द्वारा। तो चौथी पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा आरंभ की जाने वाली पहली पंचवर्षीय योजना थी?
तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी। चौथी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी जी के द्वारा आरंभ की गई पहली योजना थी। चलिए 14वां प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? ऑप्शन 1 आत्मनिर्भरता, ऑप्शन 2 प्रौद्योगिकी विकास, ऑप्शन 3 औद्योगिक विकास और ऑप्शन 4 प्रशासनिक विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य फोकस था वो औद्योगिक विकास के ऊपर था। 15वां प्रश्न देखते हैं, नेता या नेतृत्वकर्ता क्या होते हैं? इस सुबह की अपनी टेस्ट सीरीज में डाला था। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेता या नेतृत्वकर्ता क्या होते हैं? ऑप्शन 1 समूह का सिर, ऑप्शन 2 समूह की पूंछ, ऑप्शन 3 समूह का शरीर या फिर ऑप्शन 4 समूह का कुछ भी नहीं। तो नेता या नेतृत्वकर्ता क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, समूह का सिर। नेता या नेतृत्वकर्ता को समूह के सिर के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, रेडियो क्या है? रेडियो खाली स्थान होता है। रेडियो क्या होता है? ऑप्शन 1 लोक माध्यम, ऑप्शन 2 प्रिंट माध्यम, ऑप्शन 3 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। बोलिए रेडियो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। सभी को मालूम है, सरल है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है रेडियो। 17वां प्रश्न है, कौन सी आकृति संचार प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करती है? ये भी प्रश्न आ सकता है। कौन सी आकृति संचार प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करती है? बहुत अच्छा प्रश्न। ऑप्शन 1 वर्ग, ऑप्शन 2 वृत्त, ऑप्शन 3 त्रिभुज और ऑप्शन 4 रेखा। कौन सी आकृति संचार प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करती है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, वृत्त। कि जो वृत्त है, वृत्त की आकृति संचार प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करती है। 18वां प्रश्न देखते हैं, संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये कई बार प्रश्न आया है। संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन 1 एक तरफा प्रक्रिया, ऑप्शन 2 दो तरफा प्रक्रिया, ऑप्शन 3 तीन तरफा प्रक्रिया और ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, दो तरफा। संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो संचार एक दो तरफा प्रक्रिया है। 19वां प्रश्न, फिर से पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न। 8वीं पंचवर्षीय योजना में खाली स्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन 1 रोजगार को, ऑप्शन 2 शिक्षा को, ऑप्शन 3 सार्वजनिक स्वास्थ्य को और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? तो रोजगार को भी दी गई थी, शिक्षा को भी प्राथमिकता दी गई थी, सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दी गई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में इन सभी को सर्वोच्च प्राथमिकताएं दी गई थी। अब ऊपर हमने देखा था दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो औद्योगिक विकास पर मुख्य रूप से आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। 20वां प्रश्न है, ग्राम सेविका खाली स्थान का उदाहरण है। ग्राम सेविका किसका उदाहरण है? ऑप्शन 1 पेशेवर नेतृत्वकर्ता का, ऑप्शन 2 स्थानीय नेता या नेतृत्वकर्ता का, ऑप्शन 3 सरकारी नेता या नेतृत्वकर्ता का और ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। ग्राम सेविका किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि स्थानीय नेता या नेतृत्वकर्ता का उदाहरण है ग्राम सेविका का। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं, लैंगिक असमानता को घटाना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था? बहुत अच्छा प्रश्न।
लैंगिक असमानता को घटाना किसका मुख्य फोकस था? ऑप्शन 1 8वीं पंचवर्षीय योजना का, ऑप्शन 2 9वीं पंचवर्षीय योजना का, ऑप्शन 3 10वीं पंचवर्षीय योजना का और ऑप्शन 4 11वीं पंचवर्षीय योजना का। तो लैंगिक असमानता को घटाना जो उद्देश्य था, मुख्य फोकस था, वो था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। लैंगिक असमानता को घटाना 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था। आगे बढ़ते हैं 22वां प्रश्न। भारत की वर्तमान पंचवर्षीय योजना कौन सी है? भारत की वर्तमान पंचवर्षीय योजना कौन सी है? 2017 का पेपर है। भारत की वर्तमान पंचवर्षीय योजना कौन सी है? ऑप्शन 1 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 2 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 3 12वीं पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन 4 13वीं पंचवर्षीय योजना। तो भारत की वर्तमान पंचवर्षीय योजना जो है वो है आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। भारत की वर्तमान पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की वर्तमान पंचवर्षीय योजना है। 23वां प्रश्न है, उद्योगों का आधुनिकीकरण किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख बिंदु था? उद्योगों का आधुनिकीकरण किस पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख बिंदु था? ऑप्शन नंबर 1 दूसरी पंचवर्षीय योजना का, ऑप्शन नंबर 2 चौथी पंचवर्षीय योजना का, ऑप्शन 3 छठी पंचवर्षीय योजना का और ऑप्शन 4 8वीं पंचवर्षीय योजना का। तो उद्योगों का आधुनिकीकरण किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख बिंदु था? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, एक प्रमुख बिंदु था उद्योगों का आधुनिकीकरण करना। और आपसे पूछा जाए कि उद्योगों का विकास या औद्योगिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था, तो ऊपर पढ़ के आए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना का। बहुत अच्छे प्रश्न। 24वां 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन 1 1992 से 1997, ऑप्शन 2 1997 से 2002, ऑप्शन 3 2002 से 2007 और ऑप्शन 4 2007 से 2012। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो जो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी वह थी 2002 से लेकर के 2007 तक। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2002 से लेकर 2007। 25वां प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न, स्थानीय नेताओं या नेतृत्वकर्ताओं की मुख्य भूमिका क्या होती है? स्थानीय नेताओं या नेतृत्वकर्ताओं की मुख्य भूमिका क्या होती है? ऑप्शन 1 समूह को प्रभावित करना, ऑप्शन 2 समूह को प्रशिक्षित करना, ऑप्शन 3 समूह का नेतृत्व करना और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो स्थानीय नेताओं या नेतृत्वकर्ताओं की भूमिका क्या होती है? तो समूह को प्रभावित करना भी उनकी एक भूमिका है, समूह को प्रशिक्षित करना भी एक भूमिका है, समूह का नेतृत्व भी एक भूमिका है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 26वां प्रश्न, भारत में योजना आयोग की स्थापना वर्ष खाली स्थान में हुई थी। बहुत अच्छा प्रश्न। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1960 में, 1970 में और 1980 में। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, 1950 में। भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। 27वां प्रश्न देखते हैं, पेशेवर नेताओं या नेतृत्वकर्ताओं का चयन खाली स्थान के माध्यम से किया जाता है। पेशेवर नेताओं या नेतृत्वकर्ताओं का चयन किसके माध्यम से किया जाता है? ऑप्शन 1 साक्षात्कार के माध्यम से, मतदान के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से और ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। पेशेवर नेताओं या नेतृत्वकर्ताओं का चयन किसके माध्यम से किया जाता है?
तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। साक्षात्कार के माध्यम से पेशेवर नेताओं या नेतृत्वकर्ताओं का चयन इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। 28वां प्रश्न है, समाज की औपचारिक संस्था कौन सी है? समाज की औपचारिक संस्था क्या है? तो ग्राम पंचायत, जी हाँ, एक औपचारिक संस्था है। ग्रामीण विद्यालय, बिल्कुल एक औपचारिक संस्था है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो हाँ, एक औपचारिक संस्था है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी समाज की औपचारिक संस्थाएं हैं। 29वां प्रश्न, बाकी सभी से पहले किसी नए विचार को अपनाने वाला व्यक्ति खाली स्थान कहलाता है। बाकी सभी से पहले किसी नए विचार को अपनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 नव प्रवर्तक, ऑप्शन 2 पश्च बहुमतांश, ऑप्शन 3 मंद पक्व या मंद बुद्धि और ऑप्शन 4 आरंभिक बहुमतांश। जब किसी नए विचार को और लोगों की अपेक्षा पहले किसी व्यक्ति के माध्यम से अपनाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 होगा नव प्रवर्तक। क्या होगा? नव प्रवर्तक होगा। आगे बढ़ते हैं, अच्छा प्रश्न था। फिर से पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न। किस पंचवर्षीय योजना में एक संतान नीति आरंभ की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में एक संतान नीति आरंभ की गई थी? ऑप्शन 1 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन 2 छठी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन 3 तीसरी पंचवर्षीय योजना में और ऑप्शन 4 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो किस पंचवर्षीय योजना में एक संतान नीति आरंभ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना में। तो छठी पंचवर्षीय योजना में एक संतान नीति आरंभ की गई थी। 31वां प्रश्न देखते हैं, संचार का सर्वोत्तम मॉडल कौन सा है? संचार का सर्वोत्तम मॉडल कौन सा है? ऑप्शन 1 लीगेंस मॉडल, ऑप्शन 2 अरस्तु मॉडल, ऑप्शन 3 सेमोन बीवर मॉडल और ऑप्शन 4 वर्लो मॉडल। संचार का सर्वोत्तम मॉडल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, लीगेंस मॉडल। संचार का सर्वोत्तम मॉडल लीगेंस मॉडल है। चलिए 32वां प्रश्न, अशाब्दिक संचार का उदाहरण है। ये भी 2-4 बार प्रश्न पूछ चुके हैं। अशाब्दिक संचार का उदाहरण क्या है? संकेत, हाव भाव, क्रियाएं और उपर्युक्त सभी। अशाब्दिक संचार का उदाहरण क्या है? तो संकेत भी अशाब्दिक होते हैं, हाव भाव भी और क्रियाएं भी, ये सभी के सभी अशाब्दिक संचार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी आपका सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न, प्राथमिक डेटा होता है। प्राथमिक डेटा क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 सेकेंड हैंड डेटा को, ऑप्शन 3 तृतीयक डेटा को, ऑप्शन 3 मूल डेटा को और ऑप्शन 4 व्यवस्थित डेटा को। तो प्राथमिक डेटा क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि मूल डेटा ही प्राथमिक डेटा कहलाता है या प्राथमिक डेटा को मूल डेटा कहते हैं। इस प्रकार से अभी आपके सामने प्रबंधकीय गुणों से संबंधित बहुत अच्छे, सरल और पिछली परीक्षाओं के प्रश्न रखे हैं जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आगे आपके सामने संचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और रोगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आऊंगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।